नमस्कार, अजय जोशी, मयंक पोरवाल टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ होलिस्टिक हेल्थ फेसबुक लाइव पे। और आज का जो हमारा विषय होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक डायग्नोसिस के ऊपर पार्ट 2, पार्ट 1 का आप सभी लोगों ने मजा लिया ही होगा। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज पार्ट 2 में, है ना। आपके सवाल होंगे तो उसको आप नोट कर ले, और है ना, मयंक जी आप मुझे बताएं, बिल्कुल उसके ऊपर काम कर। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, किस डायग्नोस में, जैसे हमने पिछले उस सेशन में बात किया नाभि के बारे में, तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम के बारे में बात करके। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अपनी इम्यून सिस्टम कैसी है, क्योंकि अभी जो दुनिया भर में जो वायरस फैला हुआ है ना, उसकी महामारी फैली हुई है बहुत खतरनाक। ये उन लोगों को जल्दी लपेटे में ले लेता है जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता वीक होती है, कम। तो आपको ये पता ही है कि अ, कुछ सेकंड में ये वायरस किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए हम आज उन लक्षणों को बताने जा रहे हैं जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या नहीं। और शुरुआत करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता क्या है। तो सबसे पहले ये हमको समझना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को संक्रमण, कीटाणुओं, जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से दूर रखने में मदद करती है। ये हमको प्रोटेक्शन देती है। और हम सबको ये पता है कि हम सबके अंदर एक ऑटो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमको बचाती है। पर यदि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुई तो शरीर जल्दी से जल्दी साधारण बीमारी से भी लपेटे में आ सकता है। साफ शब्दों में यदि मैं कहूँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करती है, प्रोटेक्शन लेयर, जिससे हमारा शरीर जल्दी किसी भी बीमारी से चपेट में नहीं आता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कमजोर हो गए, आपको जल्दी सर्दी लग रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, या आम प्रकार की समस्या किसी भी तरह संक्रमण से गिर जाते हैं, तो आप ये समझिए कि आप संक्रमण की चपेट में आने के लिए तैयार बैठे, है ना। अब अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, गले में खराश आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ है, आदि समस्याएं हैं, तो समझ जाना कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर। इसके अलावा डायरिया, मसूड़ों में सूजन, ब्लड आना, मुंह में छाले, स्किन रेशेज, ये भी खराब इम्यूनिटी का इंडिकेशन है। जब भी आप जल्दी इन समस्याओं से घिर जाएं, तो अपनी डाइट में एंटीबायोटिक गुणों की बढ़ा के, नींबू, है ना, विटामिन सी, विटामिन डी, इनकी शुरुआत करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे मौसम बदला, थोड़ा सा मौसम बदला, बीमार हो जाते हैं, है ना। तो इसका मुख्य कारण जो है इम्यून सिस्टम कमजोर। तो आपको क्या करना है, मौसम जैसे ही बदलते ही रोजाना एक्सरसाइज शुरू कर दें, है ना, और अपने तापमान को संतुलित बनाए रखें। अगर आप थोड़ा सा काम करके थकान महसूस करने लगे, आप ज्यादा समय में सुस्त रहते हैं, तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ाने की, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आपको जरूरत है। साथ ही साथ यदि आपको नींद नहीं आ रही है, तनाव है, जो कि आम बात है ना, तो ये इम्यूनिटी को, विटामिन डी की कमी है, सी की कमी है ना। तो जब हमने नाभि की बात की थी, तो हमने बताया था नाभि चक्र के आसपास विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए के फैक्ट्री है। तो हमको क्या करना है, नाभि में तेल डाल लिया, नाभि के आसपास हल्का से मालिश कर ली, तो हमारी इम्यूनिटी, है ना। अब यदि हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, है ना, कई बार हमको मजबूरी कराना पड़ती है, तो हमको विटामिन की कमी के बारे में मालूम पड़ जाता है ना। ऐसे में अगर कोई कमी पाई गई है, तो उसे सही करने की हमें हर संभव कोशिश करना चाहिए। अगर आपको चोट लगी हो और काफी समय तक वो ठीक नहीं हुई हो, तो समझ जाना कि आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, इसी वजह से चोट ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि ठीक होना चाहिए था। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट में फूड सप्लीमेंट, है ना, आहार संपूरक या हेल्दी डाइट से, या आयुर्वेदिक जो नुस्खे होते हैं उसको शुरुआत कर देना चाहिए। इसके अलावा में यदि मैं आपसे बात करूं, कुछ खाने पीने से जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है ना, अब यहाँ क्या करना है हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए।
तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब शरीर बीमार क्यों पड़ता है? शरीर बीमार पड़ता है फ्री रेडिकल के कारण। फ्री रेडिकल बीमार करते हैं। फ्री रेडिकल को यदि खत्म करना है तो एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेंगे। विटामिन, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर भोजन जैसे गाजर, फूल गोभी, भूरे चावल, संतरा, पपीता, दूध, है ना, बादाम, ये चीज हमको लेना चाहिए। फिर हमें हाइड्रेट रहना है, पानी की पर्याप्त मात्रा लेना है। पर्याप्त मात्रा बोले तो एक्सेस भी नहीं और कम भी नहीं, जितना हमारे, है ना, 3 लीटर एक एवरेज पानी दिन भर में हमको होना चाहिए। भरपूर नींद ले, नींद भी सफिशिएंट होना चाहिए। शराब का और सिगरेट का सेवन न करें, क्योंकि ये क्या करती है, इम्यूनिटी को और कमजोर करती है। अब इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे सरल और सस्ता तरीका, सस्ता और सरल इसके लिए कि हम हिंदुस्तान में हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये चीजें आसानी से उपलब्ध हो रही है। सूर्य की रोशनी, सुबह की जो सूर्य की रोशनी होती है, उस समय यदि हम तेल की मालिश करके धूप में बैठते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही विटामिन डी भरपूर मिलता है। सर्दी जुकाम वगैरह यदि अधिक दिनों तक बने रहते हैं तो इसे हमें सामान्य नहीं समझना चाहिए, हमें इसका इलाज अवश्य करना चाहिए। पर जब मौसम बदलता है, हर मौसम बदलने में सर्दी जुकाम होना एक आम घटना है। 3 दिन से सर्दी है तो ठीक है, पर उससे ज्यादा है तो हमें इलाज, खांसी यदि आ रही है तो उसका भी हम इलाज घरेलू उपचार 1-2 दिन करके देखें, नहीं तो चिकित्सक का राय लें। ठीक है, ये सब ये थी जो हमको इम्यूनिटी को चेक करना है। अब जैसे चिकित्सक के कुछ कर्तव्य है, ऐसे साधकों के भी कुछ कुछ कर्तव्य होते हैं। तो साधक मतलब रोगी। यहाँ रोगी शब्द मैं नहीं वापरूंगा, रोगी की जगह हर जगह साधक शब्द वापरूंगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी साधक किसी चिकित्सक के पास जाता है तो उसे अपने भूख और आहार के बारे में, हंगर और डाइट के बारे में निश्चित बताना चाहिए कि मेरे को भूख कैसी लगती है ना, मेरी डाइट क्या है, नींद कैसी आती है ना, कितने घंटे सोता हूँ, पेशाब का रंग, यूरिन क्वांटिटी एंड कलर, उनमें उसका रंग कैसा है ना, मल या हम जो पोटी जाते हैं उसकी मात्रा, प्रकृति और कलर, है ना, पतला आता है ना, टाइट होता है, ये बारे में जान। बॉडी का टेम्परेचर, कुछ लोग क्या होते हैं उनकी बॉडी को हाथ लगा, उनका बॉडी हमेशा गर्म ही रहता है, तो उनसे मालूम पड़ता है कि भैया आपका नेचर क्या है। श्वास की गति, चढ़ाव चढ़ने में, काम करने में, ये किसी गति है। इसके अलावा अन्य प्रकार की जानकारी, शिकायतें, या कोई आप दवा लेते हो, जैसा कि हमने डायग्नोस 1 के अंदर पार्ट 1 में बात किया था, रोग की उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, उसके बारे में जानकारी लेके उससे बात कर सकते। अब रोग निदान के क्या है, 3 स्टेप है, छोटे छोटे स्टेप है, उनको हमको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, लक्षणों और बीमारियों के इतिहास को जाने और उसकी जानकारी इकट्ठा करें। लक्षण मालूम पड़ जाए, बीमारी का पुराना इतिहास मालूम पड़ जाए। फिर रोग की शारीरिक जांच करना। शारीरिक जांच से मतलब उनकी नब्ज देख ली, वायुपित्त कब देख लिया, आंखों को देख लिया, आंखें छोटी बड़ी तो नहीं, नाभि तो नहीं टली हुई है ना, ये सब छोटे छोटे से परीक्षण हमको कर ले। तीसरा कदम ये जो होता है, कभी कभी तीसरे कदम की जरूरत भी पड़ती है, जब करवाना होती है, एक्सरे करवाना पड़ता है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, तो कभी कभी हमको लेबोरेटरी की भी जरूरत पड़ती है। तो हमें कुछ मामलों में खास टेस्ट, मैं अपना बताऊं, जब भी कोई मेरे पास आता है, उसका वेट वो तेजी से लॉस हो रहा है और सारी रिपोर्ट ओके है, तो मैं वहां WBC जरूर कराता हूँ। WBC, व्हाइट ब्लड सेल टेस्ट। क्यों? अगर उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो ये कैंसर की शुरुआत है। कैंसर पकड़ में कब आता है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर कोई मेरे पास कोई साधक आता है, साधक मतलब रोगी जो आता है, जिसके पंजे में स्वेलिंग है ना, और चेहरे पे सूजन है ना, और उससे भूख नहीं लग रही है या भूख बहुत ज्यादा लग रही है, तो मैं उसका यूरिया क्रिएटिनिन जरूर कराता हूँ कि किडनी पे लोड तो नहीं है। तो कई बार हमको मजबूरी में, जैसे हम लक्षण से पता कर सकते हैं कि, है ना, क्योंकि जो ये बुक जो अब आप लोगों तक आई हुई है, रोग रोगी उपचार, इसमें सारी चीज बताइए कि आप रोगी को देख के आप मन कैसे उसके बारे में पता कर सकते हैं। ये सब चीजें हमको आना चाहिए, ये हमें स्पेशल बनाती है। अब आते हैं हम उपचारक के ऊपर। उपचारक मतलब आप, होलिस्टिक हीलर। होलिस्टिक हीलर मतलब एक माँ हो सकती है, एक बड़ी बहन हो सकती है, एक पिता हो सकता है। जरूरी नहीं कि
हीलर मतलब डॉक्टर, पहला हीलर है उसकी माँ। हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी साधक आता है या जो भी आता है, उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सुनना है, फिर उसका मार्गदर्शन करना है। कोई हमारे पास कोई चीज बोलने आया, हमसे पूछना है और हमने उसको राय देना शुरू कर दी, तो वो चिढ़ जाए। हर आदमी राय देने जा रहा है, हमें उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। बी ए गुड लिसनर। फिर साधक की खान पान और दिनचर्या की जानकारी ले और उसको प्राकृतिक आहारचर्या के ऊपर प्रमोट करें। प्राकृतिक आहारचर्या मतलब क्या है, शाम को 3-4 बजे के पहले अपक्व आहार खाएं, 4 बजे बाद 5 बजे बाद पका हुआ आहार खा सकते हैं। तो ये भी हमको हमको उसको सिखाना पड़ेगा धीरे धीरे। या शुरुआत में सब खाना खाने बैठे हैं तो खाने की शुरुआत में एक प्लेट सलाद खा लें, तो प्राकृतिक आहार हो गया। फिर एक आहार खाएं, एक आहार मतलब जब हम थाली में खाने बैठे तो पहले सब्जी रोटी खा लें या दाल चावल खा लें, है ना, मीठे से शुरुआत करें, है ना। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये हमारा जो डाइट का सेशन है उसमें पर इसके बारे में बात करेंगे। फिर उपचार करने से पहले शुरुआत में उसका नाभि चक्र अवश्य चेक कर लें। जो अपन ने डायग्नोस पार्ट वन में देखा था, उसकी नाभि को चेक करने का तरीका पैरों से, हाथों से, कंधों से, आंखों से अवश्य चेक कर ले, क्योंकि ऐसा देखा गया है नाभि चक्र ठीक होते ही 80% से ज्यादा बीमारियां खुद ठीक हो जाती है। सिर्फ आपको नाभि चक्र पे फोकस करना है, सिंपल सा काम है ना। फिर यहाँ जो उपचारक होता है, उपचारक को, होलिस्टिक हीलर को हमेशा थोड़ा शरीर की बनावट का मालूम होना चाहिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा उसको मास्टर होना चाहिए, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है। जिन्हें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रखी है उनको शायद ये नेचुरोपैथी नहीं आती, और जिनको नेचुरोपैथी आती है उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आती होगी। पर हमको इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि हमें जो भी हमारे सिस्टम्स है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर बहुत ज्यादा थके हुए, पानी में भिगे हुए और पसीने से तर साधक को कुछ विश्राम के बाद ही उपचार देना चाहिए। ये जो कंडीशन मैंने बताई ये साधारण कंडीशन है, पर यदि कोई इमरजेंसी पानी में डूब गया है, आपके पास आया है, किसी को अटैक आया है या पसीना पसीना हो रहा है, तो वो कंडीशन एक स्पेशल कंडीशन है। सामान्य कंडीशन में थके हुए, भीगे हुए और पसीने में तरकी, उसको कुछ देर बिठाओ, रिलैक्स करो। हम तो क्या करते हैं, उसको हैप्पी वाटर पिलाते हैं। वो जो लिक्विड्स होते हैं जो ब्रेन को कॉन्शियस, उनको पानी के गिलास में 10 मिनट डाल के देखिए, अब हैप्पी वाटर पियो, मैं आपको देखता हूँ, है ना। तो उस समय थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है। फिर अधिक शराब पिए, नशा किए हुए, दिमाग से परेशान या पागल का उपचार एकाएक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ मैं नहीं कहूंगा कि आपके पास शराब पिए नशा किए लोग आते होंगे या पागल लोग आते होंगे, पर दिमाग से परेशान लोगों की भरमार है, जिनके पास क्यूरीज है, बहुत सारे सवाल है, ये होता है वो होता है। आप उसको क्या करना है, उसको थोड़ी देर बिठाओ, रिलैक्स करो, तो उसके बाद आप देखोगे उसके सवाल, उसकी जिज्ञासा, उसकी परेशानियां सीक्वेंस में एक के बाद एक सही तरीके से आएगी। फिर यहाँ को एक ध्यान रखना है, कोई भी साधक, रोगी कोई दवा ले रहा हो, उसे एकाएक उसे बंद करने की सलाह न दे। हमारे पास जो साधक आता है पूरे विश्वास से आता है, ये कि हमको यहाँ से सही रास्ता मिलेगा, हमने बोल दिया बंद कर दो, वो बंद कर देगा। फिर क्या होगा, अगर कोई उपद्रव हुआ तो, क्योंकि उसकी बॉडी उस दवाई की या उस सप्लीमेंट की उस हैबिचुअल हो गया है, तो उसको यदि आपने रोका तो तकलीफ दे सकता है। जैसे मेरे पास कई आते हैं जो कैंप्सूल लेते थे, है ना, पेन किलर लेते थे, तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, उनको ये बोला धीरे धीरे, हमको एक दवा बंद करने की सलाह नहीं देना है। उपचार से लाभ होने के बाद दवा का सेवन, जो भी हम दवा लेते हैं या सप्लीमेंट लेते हैं, गलत सप्लीमेंट जिनकी कोई जरूरत नहीं है ना मेडिसिन के रूप में, उनको धीरे धीरे कम या बंद कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ कुछ हमारे होलिस्टिक इधर एक्यूप्रेशर भी देते हैं, है ना, मसाज भी करते हैं। उन लोगों के लिए ये ध्यान रखना है, चोट लगे हुए, ऑपरेशन, फोड़े और घाव के निशान इन नसों, उन नसों पे दबाव न दे।
क्योंकि आप तो दवा दे रहे हो, आदमी चिल्ला रहा, हमको लग रहा है हमको पानी मिल गया, पानी नहीं मिल गया दादा, उसको वहां पे कहीं चोट लगी है ना। जैसे किसी का मैं पॉइंट करा था, उसके पैर की उंगली टूटी हुई थी, हड्डी, ये लगा मैंने कहा यही पॉइंट नहीं, उन्होंने कहा ये मेरी हड्डी टूटी हुई तो वहां प्रेशर कम देना है। फिर प्राकृतिक उपचार लेते समय या किसी को भी प्राकृतिक उपचार दे रहे हैं तो उसको बोलना उत्तेजक पदार्थ का सेवन बंद करने की सलाह दें, एकाएक बंद नहीं करवाएं, क्योंकि हो सकता है वो उत्तेजक पदार्थ उसको सपोर्ट कर रहा हो, है ना। जैसे वर्षों पहले की एक बात बताऊं, एक संत थे, है ना, महामंडलेश्वर उपाधि पाए, वो उनका मुझे ट्रीटमेंट करने का सौभाग्य मिला। मैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा, कोई आकर उनको सिगरेट पिला जाता, कोई सिगरेट पे, मेरा वहां घुटन होने लगी। मैं आज से ये 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो आखिरी में जब पूरा हो गया उनका चिकित्सा, मैंने उनको पाइंट वगैरह किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी हुई? मैंने हाथ जोड़ लिए, अब संत से क्या फीस लेना। मैंने कहा आशीर्वाद नहीं, फीस तो लेना पड़ेगी। मैंने कहा आप फीस देना चाह इच्छा रखते हो पर आप नहीं दे पाओगे। उन्होंने कहा यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, बोल तेरी फीस कितनी है? मैंने कहा सिगरेट छोड़ दो, तो उन्होंने वहीं पे संकल्प किया और सिगरेट छोड़ दी। हुआ है मेरे साथ, सत्य घटना है। 5-7 दिन में उनकी हालत मरणासन हुई। उन्होंने मेडिटेशन करने के बाद अपने विद्यार्थी को बोला कि वो लड़के को बुलाओ यार, अजय जोशी को बुलाओ। मेरे को बुलाया, उनकी हालत मैंने देखी और मुझे लगा मैंने क्या गलती की है। मैंने जल बुलवाया, इधर से उनका संकल्प तोड़वाया और सिगरेट पुनः चालू कर दी। क्यों? उनको प्रोस्टेट कैंसर था, वो सिगरेट के बल पे चल पा रहे थे, मुझे नहीं मालूम था। तो इसीलिए साधक की हिस्ट्री हमको, तो कोई भी जो उत्तेजक पदार्थ है वो एकाएक बंद करने का। जैसे कोई तंबाकू कुछ सालों से खाता है, थोड़ी खाता है, और जो बरसों से खा रहा है तो एकदम बंद कर दी, क्या होगा? आप चमत्कार की आशा नहीं लगाए, चमत्कार होते हैं अगर साधक की विल पावर मजबूत हो तो उसकी विल पावर, तो हमको क्या करना है, धीरे धीरे बंद करा सकते हैं। फिर जो भी रोगी आपके पास आता है, साधक आता है, उससे रिक्वेस्ट करें कि वो ठंडा पिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम आदि का सेवन न करने की सलाह दे। ठंडा पानी से मतलब मटके का पानी सर्वश्रेष्ठ होता है, उसमें कोई दोष नहीं है। कई लोग मटके के पानी को बोलते हैं ये ठंडा पानी मत लाना, मटके का पानी नेचुरल होता है, ठीक है। ध्यान रखना है उपचार करने के बाद कभी कभी हजारों में, लाखों में ऐसा होता है, कुछ समय के लिए बाढ़ आ सकता है। यदि आवश्यक हो तो इसकी जानकारी साधक या उसके परिजन को अवश्य दे दे कि भैया कोई उपद्रव होता है तो मुझे जरूर बता दे, है ना। तो उसको अपन उपवास से चिकित्सा बदल के ये दे सकते हैं। पर लोग ये क्या करते हैं, उपद्रव होते हैं बताते हैं, डॉक्टर बदल देते हैं, है ना। उनको मालूम होना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म में उपचार नहीं देना चाहिए, यदि क्योंकि वो जो एक उनका महीने का साइकिल होता है, उस समय जितना रेस्ट करे उतना अच्छा है। और आवश्यकता होने पे कुछ खास बिंदुओं पे हम हल्के से दबाव देके इलाज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान उपचार के समय विशेष सावधानी रखें। यदि अपन प्रेगनेंसी के दौरान यदि अपन कोई चिकित्सा कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें। बिल्कुल भूखे भोजन के तुरंत बाद इलाज न करें। भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद इलाज दे सकते हैं। और यदि आपको नब्ज चेक करना है तो कम से कम 3 से 4 घंटे की गैप चाहिए भोजन में और पेशेंट को देखने में। अब यहाँ सुजोग एक्यूप्रेशर की बात करूं तो कई लोग उपचार करते समय जो होलिस्टिक हीलर होते हैं वो कुछ बीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे मेथी दाना, मटर, मूंग, चना। तो इन बीजों का उपयोग दोबारा न करें, क्योंकि एक बार में बीजों की उपचार कर लिया तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका दोबारा उपयोग नहीं करना है। फिर उपचार लेते समय या उपचार देते समय यथासंभव क्रॉस लेग या क्रॉस आर्म की स्थिति से बचे। इससे क्या क्या होगा, यदि हमने ये चीजें ध्यान रखी तो एनर्जी प्रवाह सीधा सीधा जाएगा, नहीं तो जो आपकी ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है।
फिर हमको ध्यान रखना है क्रॉनिक डिसीज में अगर दीर्घकालीन रोग है, लंबे समय की बीमारी है, तो उसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हल्का प्रेशर दे। और एक्यूट डिसीज में अल्पकालीन रोग जिसको हम तीव्र रोग बोलते हैं, उसके उपचार में आप पूरा या सही प्रेशर दे सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। फिर कुछ चीज ध्यान रखना है, साधक को जितना सहन हो सके उतना ही प्रेशर दे, क्योंकि शरीर की बनावट, जैसे यहाँ प्रेशर देना है तो प्रेशर अलग रहेगा, यहाँ प्रेशर देना अलग प्रेशर रहेगा, यहाँ प्रेशर देना अलग प्रेशर रहेगा, यहाँ प्रेशर देना है अलग प्रेशर रहेगा, यहाँ प्रेशर देना है तो प्रेशर का, क्योंकि अलग अलग भागों की है ना योग्यता अलग अलग होती है, शरीर की बनावट अलग अलग होती है, इसलिए प्रेशर में ध्यान रखना। अब यदि एक्यूप्रेशर कर रहे हैं तो उनके हाथ के नाखून साफ सुथरे, स्वच्छ, कुछ छोटे होने चाहिए। और अभी तो यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो खुद हाथों को सैनिटाइज करें, उनके हाथों को सैनिटाइज करें, ये चीजें करना चाहिए। पर यदि हम ऑरिकुलर थेरेपी कर रहे हैं तो वहां सैनिटाइज नहीं करना है, ये सेंसिटिव पार्ट, यहाँ सैनिटाइज नहीं करते हुए यदि आपके पास तुलसी अर्क, नीम अर्क या कुछ ऐसा नहीं हो तो संतरे का छिलके का रस या कुछ भी ऐसा जो प्राकृतिक चीज पड़ी हो, उसको आप लगा के सैनिटाइज करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। अब यदि हमने जैसा मैंने बताया कि हम बीज दोबारा उपयोग नहीं करना है, पर अगर बीज लगाने के बाद, मैग्नेट लगाने के बाद जो थेरेपी करते हैं या मैग्नेट लगाते हैं, उसके दौरान सिर में यदि भारीपन आता है, चक्कर आता है या कोई तकलीफ होती है, हमें क्या करना है, रंग को तुरंत साफ कर दो और मैग्नेट को हटा दो। और मैग्नेट यदि हमने लगा रखे, सुपर पावर, हाई पावर यदि मैग्नेट लगा रखे, उसका सबसे बढ़िया उपाय है उसको पानी पिला दो, क्योंकि मैग्नेट का जो भी साइड इफेक्ट हुआ है वो तुरंत आराम पड़ जाता है। और इसके विपरीत भी आप समझे, यदि आपने मैग्नेट लगाए, मैग्नेट थेरेपी कर रहे हैं, उसको बोले कि अभी आपको पानी नहीं पीना है, चिकित्सा का लाभ नहीं है। हमें चिकित्सकों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर योग हुआ, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, ये और अन्य जितनी भी थेरेपीज है ना, ये सब प्रूवन सिस्टम है, ये साइंटिफिक है, और एक स्व उपचारक पद्धति है ना। तो कोशिश करना है कि साधक या रोगी इसको स्वयं भी सीख ले। आपको आश्चर्य होगा, जितने भी नेचुरोपैथिस्ट हैं, नेचुरोथेरापिस्ट हैं, जो भी होलिस्टिक हीलर है, ये सब कहीं ना कहीं रोग से पीड़ित रहे, उसको फायदा मिला, फिर लोगों को फायदा दिया, हमको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात साधक को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि साधक उपचार करते समय आपके केंद्र पे कितना समय व्यतीत करना है। फिर लोग आते हैं कि 2-2 घंटे 3 घंटे आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हो। महत्वपूर्ण ये है कि आप किस भावना से उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिसने स्वयं एक साधक के रूप में पधार कर आपको सेवा का अवसर दिलाया। फिर से आप ध्यान से इस लाइन को फिर से सुने कि आप किस भावना से उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिन्होंने स्वयं पधार के, किसके रूप में, रोगी के रूप में, साधक के रूप में पधार कर आप उस सेवा का मौका। तो ये जो चीजें हमको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हमने साधक का भी समझ लिया है ना, उपचार का भी समझ। अब हम आते हैं, पिछले सेशन को कंटिन्यू करते हैं, नाभि। ठीक है, तो नाभि पे जो हमने बात किया था, नाभि क्या है, कैसे काम करती है ना, उसके बारे में हमने पूरा समझा था। अब आज जो हम समझते हैं कि नाभि चलती कैसे है ना, तो यदि हम देखेंगे नाभि का टलना, तो यहाँ हम देखेंगे कि नाभि 8 तरीके से टलती है, 8 दिशाओं में टलती है। सामान्यतः मुझे जो जानकारी थी वो ये थी कि जब मैं नाभि के बारे में जानकारी नहीं रखता था कि ऊपर आई तो उल्टी होगी, नीचे आएगी तो दस्त होगी, पर जब उसमें जो पूरा मैंने अपना रिसर्च वर्क किया, तो नाभि 8 दिशाओं में खिसक सकती है। नाभि खिसकने से शरीर का केंद्र, जैसे मैंने वो जो पिक्चर बताया था आपको कि
नाभि के आसपास पूरा केंद्र होता है, ये इम्बैलेंस हो जाता है और विकृत हो जाता है। इससे शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है, इसकी स्वाभाविक ऊर्जा भी बिगड़ जाती है। नाभि खिसकने से, है ना, हमेशा ध्यान रखना, केवल हमारा फिजिकल बॉडी ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि इंटरनल ऑर्गन, हमारे इमोशन भी प्रभावित होते हैं। और सुंदर चीज है ना, जिस तरफ की नाभि सरकती है उस तरफ के ऑर्गन प्रभावित हो जाते हैं। हमें क्या करना है, नाभि को पहचानना है ना, नाभि खिसकने को जानना है, नाभि खिसकने की जांच करना है। जांच अपन पिछले सेशन में देख चुके हैं, है ना, कि सबसे पहले सुबह उठ के दोनों उंगलियों को देखना है, कौन सी उंगली छोटी बड़ी है, उससे नाभि चलती है। और उसका बटन से नाभि नापो, इस बटन से इस नाभि को नापो। यदि धागा छोटा बड़ा है तो वो चीज अपन ने देखी, पैरों के अंगूठों से देखा, कई तरीकों से अपन ने देखा। पर इसमें आपको क्या करना है कि नाभि को परखने का बहुत आसान तरीके है। इसको जानकर, छोटी छोटी जानकारी जान के आप पता कर सकते हैं। थोड़ा सा अनुभव से आपको तुरंत पता चल जाता है कि नाभि टेढ़ी है। पुरुषों में नाभि हमेशा बाईं तरफ चलती है, महिलाओं में राइट साइड चलती है। हमको इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखते हैं, नाभि यदि बाईं तरफ चलेगी तो क्या होगा। नाभि यदि बाईं तरफ चलती है, बाईं तरफ मतलब लेफ्ट साइड में चलती है, ये खिसकने से हमारी सूर्य नाड़ी कमजोर हो जाती है। नाभि बाईं तरफ खिसकी तो हमारा सूर्य नाड़ी कमजोर हो गई। इससे कफ संबंधी रोग, इससे हर मौसम में सर्दी जुकाम बना रहना, बलगम की समस्या बार बार आना। नाभि का बाईं ओर खिसकने पर बाईं ओर के पेट में दर्द होगा और बायां कंधा थोड़ा झुका हुआ रहेगा। इधर के खिसकी होगी, कंधा झुक जाएगा, है ना। तो हमको इससे ये मालूम पड़ेगा कि हमारी नाभि बाईं तरफ टली हुई है। नाभि यदि ऊपर की तरफ सरक जाए तो ऊपर की तरफ सरकने से हमेशा कब्ज बनी रहेगी और उल्टी होना, जी मचलाना, गैस बनना, है ना, पेनक्रियास का काम नहीं करना, लंग्स पे प्रभावित होना, मतलब लंग्स की समस्या, डायबिटीज, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये चीजें का शिकार होना है। इसके साथ साथ मोटापा बढ़ जाता है, बिना खाए मोटापा। मैंने अक्सर देखा है मोटे लोगों को, वो खाना कम करके मोटापा कम करते हैं। अरे भैया, खाना से मोटापे का कोई संबंध नहीं है। अगर खाने से मोटापे का संबंध होता तो दुबले व्यक्ति को आप डबल टिबल खिला दो, मोटे हो जाएंगे। होते हैं क्या? नहीं। हमें कैलोरी कॉन्शियस होना है, पर जितनी हमारी बॉडी की जरूरत है, 900, 1200, 1500, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, उस कैलोरी की पूर्ति तो करना पड़ेगी, है ना। इस कारण क्या होता है, यदि नाभि ऊपर की तरफ सरकी हुई हो तो इससे फेफड़ों की समस्या, अस्थमा, डायबिटीज और मानसिक तनाव की होती है। अब नाभि नीचे की तरफ सरकी हो तो आप, है ना, दस्त लगती है ना। और पोषक तत्व खाए, कुछ भी वो हेल्दी फूड खा रहा है, फिर भी वो निरंतर पतला और कमजोर होता जा रहा है। ये मानसिक और आध्यात्मिक दोनों समस्या क्षमताओं को कमजोर करता है ना। कुछ लोगों को तो इस अवस्था में निरंतर दस्त बने रहते हैं, है ना। तो इससे नाभि के नीचे दस्त, पेचिस, मानसिक समस्याएं, बुरे सपने आना, मानसिक असंतुलन, पेशाब संबंधी समस्या हो सकती है। हमको क्या करना है, और अगर मान लो किसी की दस्त नहीं रुक रही है तो जैसा मैंने पिछले सेशन में बताया है कि नाभि पे दही, जो ताजा दही होता है, नाभि में कर देते हैं तो दस्त में तुरंत आराम होता है। पर नाभि भी बिठाना है ना, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। नाभि यदि लेफ्ट की ओर खुले की तरफ खसकी हुई, अब मैं साइड की बात कर रहा हूं, तो उस समय क्या होता है, गाल बडल, किडनी और लंबर में परेशानी आती है और लेफ्ट लेग में हमेशा दर्द होता है। अगर नाभि ऊपर की तरफ खसकी हुई हो, है ना, तो सूजन, गले में सूजन आ जाती है, स्प्लीन वगैरह में तकलीफ आती है। ऐसे ही यदि नाभि दाहिनी साइड कुल्ले की तरफ खसकी हुई हो तो उस समय
दाहिना हाथ लंबा और बायां पैर छोटा दिखाई देता है। और हाथ लंबे छोटे नहीं होते, है ना। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा पैर छोटा हो गया, पैर छोटे नहीं होता, हाथ ये यहाँ मालूम पड़ता है ना। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके ऊपर एक हम लोग लगातार वर्कशॉप करते हैं नाभि के ऊपर, रोगी रोग उपचार के ऊपर। और ये जो पुस्तक है, ये जो भी चीजें बता रहा हूँ इस पुस्तक में से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभ्यास तो आप अपने आसपास जो भी साधक है उनसे ये पुस्तक ले लें और उसको पढ़ें, ताकि आपको इसका फायदा मिले। अब नाभि यदि ऊपरी राइट भाग में हो, ऊपर प्लस राइट साइड, तो इस समय निचले बाएं भाग में तो तकलीफ हो जाती है, लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी प्रभावित होती है। किडनी के लिए हमेशा एक ध्यान रखना है, कैंसर और किडनी दो एक ऐसे रोग हैं जो पूरा मैच हारने के बाद बढ़ पड़ता है। इससे अभी हमने 2020 भी देखा, IPL 2020 में हुआ क्या, हमको टारगेट मिला 200 रन बनाने का, तो हम पहली गेंद से उस पर काम करते हैं और 20 ओवर के पहले पहले फिनिश कर देते हैं। पर कैंसर और ये जो होती है किडनी, इसमें आखिरी ओवर में 36 रन बना देते हैं। ये कोई चमत्कार ही ठीक कर सकता है, या आखिरी ओवर में 50 रन बनाना होता है। तो ये अवस्था नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना है, अगर मान लो तेजी से वजन घट रहा है तो आप WBC करवाओ, व्हाइट ब्लड सेल आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। इम्यूनिटी पे आ जाओ। यदि आपके क्योंकि किडनी होती है दो, एक किडनी काम करती है, एक आराम करती है। फिर कुछ समय बाद ये आराम करती है, ये काम करती है। कई लोग तो जन्मजात एक ही किडनी रहती है। इंदिरा गांधी, उनकी जन्मजात एक ही किडनी थी। अब वो एक किडनी काम कर रही है, एक आराम कर रही है। अब ये खराब हो गई, ये खराब हो गई, ये बिगड़ गई, है ना। इसको हटा दिया, ये बिगड़ गई। अब ये जो आराम करी, इस पे लोड आया, इसने काम किया, इसने काम किया, इसने भी काम करना, तो दोनों काम बंद कर दे, तब हमको लक्षण मालूम पड़ा। तो हमको यदि लक्षण पहले वो करना है, तो हमको ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम लक्षणों से लोगों को पहचान सके। ठीक है। अगर नाभि गहराई में महसूस हो, नाभि यदि डीप चली गई, तो ये 8 प्रकार के अलावा प्रकार है, ये 9वां प्रकार है। डीप चली गई हो तो व्यक्ति कितना भी खाए दुबला ही बना रहेगा, है ना। यदि नाभि मध्यमा स्तर से नीचे चली गई हो तो मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय आदि अंगों की बीमारियां हो जाती है। और फिलोपियन ट्यूब नहीं खुलती है, इस कारण महिलाओं में गर्भ धारण नहीं कर पाती। स्त्रियों के उपचार में नाभि को मध्यमा में लाना से फर्टिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा काम होता है। ऐसा माना जाता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जिन महिलाओं की नाभि बीचों बीच होती है वो बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। तो ये हमने नाभि के 8 प्रकार को समझा इस प्रकार से। अब हम ये देखते हैं कि नाभि को व्यवस्थित कैसे करें, हाउ टू मैनेज लेवल, क्योंकि ये भी एक, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है और सरल प्रश्न है। नाभि को मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके प्रचलित हैं, जैसे मालिश द्वारा, झटके द्वारा, लोटे या दीपक के द्वारा, नसों को दबा के, पैरों में या पैर के अंगूठे में धागा बांधकर, तथा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंत्र शक्ति से झाड़ा लगा के नाभि को व्यवस्थित करते हैं। और ये सब प्रूवन है, यह साइंस काम कर रहा है। पर जब तक इसकी टेक्निक पता नहीं है ना, जैसे 2 into 2 कितना होता है, आपने बोला 4 क्योंकि आपको आता है, नहीं आता होता तो ये बहुत सरल है। इसको तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना है, नाभि चक्र ठीक तो जीवन ठीक। क्योंकि जब तक हम अपनी नाभि को व्यवस्थित नहीं रखेंगे, तो जब तक हम जितना भी अच्छा भोजन कर लें, अच्छी से अच्छी औषधि ले लें, चाहे जितना व्यायाम कर ले, प्राणायाम कर ले, हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकते। तो हमें स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो नाभि को ठीक व्यवस्थित करना पड़ेगी। नाभि को व्यवस्थित करने के उपाय क्या है? नाभि को व्यवस्थित करने के लिए आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, बहुत सारे तरीके मैं आगे बताऊंगा। इसमें शारीरिक अवस्था के अनुसार जो भी आपको अच्छा तरीके लगता है उसको अपना के हम
है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगासन द्वारा। योगासन द्वारा हम नाभिक को ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? नाभिक को के जाने पर कई योगासन इसे ठीक जगह पे ला सकते हैं, है ना। और कई योगासन मना है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर ठीक करने की बात करें तो सबसे पहले जो योगासन है, सबसे पहला है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन मतलब शवासन में लेट के, उसके बारे में अपन बात करेंगे। नौकासन, शवासन में लेट के हाथ उठाए, पैरों को उठाया, भुजंगासन, कंद्रासन, सुप्त वज्रासन, धनुरासन, मकरासन। ये ऐसे सिंपल आसन है, इनको हम करके नाभि को ठीक कर सकते हैं या पेड़ों को मजबूत कर सकते हैं। इस स्थिति में अन्य सभी तरह के योगासन करने से बचना चाहिए, क्योंकि स्थिति खतरनाक हो सकती है। केवल वही योगासन करें जिनका गुदा के आसपास मांसपेशियों पे दबाव पड़ता। पर ये ध्यान रखना है, अगर हमें नाभि की समस्या है तो हमें योगासन करने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग या प्रशिक्षक की, योग्य प्रशिक्षक की राय जरूर लेने जाए, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपको परेशानी बढ़ा सकती है। और भूल कर भी इस स्थिति में अपनी शरीर से छेड़खानी नहीं करें, क्योंकि छोटी सी आपकी छेड़खानी आपको तकलीफ दे सकती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको अपने शरीर से छेड़खानी नहीं करना है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, सबसे पहला जो दिया है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को, है ना, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री तक उठाना है। शुरुआत कैसे करना है? शुरुआत करना है एक पैर से। एक पैर को उठाया, है ना, 30 डिग्री, 45, 90 डिग्री, 5 बार कर लिया। फिर दूसरे पैर को उठाया, फिर अल्टरनेट उठाया, फिर दोनों पैर को एक साथ। अब यहाँ रोकना इंपॉर्टेंट। अब दोनों पैर भी जब अपन कर रहे हैं, है ना। फिर हमने देखा धनुरासन, चक्रासन, ये जो हम देख पा रहे हैं चक्रासन है ना। मत्स्यासन, नौकासन, ये उष्ट्रासन, है ना। फिर ये जो आसन है, ये नॉल को सेट करने का सर्वश्रेष्ठ आसन है, उत्तान पादासन, है ना। हमको क्या करना है, 2-2 मिनट में हमने ये कर लिया, इसको 45 डिग्री में लाके रोक दिया। कठिन है, क्योंकि यहाँ यदि रोक लिया तो हमारा पेड़ू बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये यदि हम करेंगे तो नाभि का रोग नहीं होगा, और होगा तो आगे नाभि नहीं टलेगी, है ना। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, क्योंकि मैं जब भी किसी को भी किसी का इन चीजों का प्रशिक्षण देता हूँ तो मैं अक्सर बोलता हूँ डू एंड डोंट्स। डोंट्स में मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, क्या नहीं करना है। क्या करने में तो बहुत सारा नॉलेज भरा पड़ा है, और कुछ चीजें होती है जो हमें नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है नाभि टली हुई हो, जैसे हमारे आंखें छोटी बड़ी हो, कंधे ऊंचे नीचे हो, या पेट में, इस समय कपालभाति, अग्निसार, नौली क्रिया और उड्डयन बंद जैसी क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कपालभाति, है ना, बाबा रामदेव जी का सबसे प्रिय। अग्निसार और नौली भी उनसे देखिए। उड्डयन बंद मतलब पेट को अधिक तरफ खींचना और सांस को रोकना। ये क्या करते हैं, पेट के हिस्सों को बहुत ज्यादा हिलाने के बजाय आपको उस हिस्से को मजबूत करने का प्रयास करना है। तो उत्तान पादासन इज बेस्ट आसन, है ना। तो इससे हमको मांसपेशियां नियंत्रित करेगी। जैसे पेड़ों के हिस्से को नियंत्रित, उसका पिछला हिस्सा अर्थात लंबर रीजन पहले अभ्यास करना चाहिए। और यदि आपकी मांसपेशियां कमजोर है तो बार बार नाभि टलना, गोलक खिसकना, ये आम बात होती है। यदि बार बार नाभि खसकनी, गोलक खिसकनी, इसका मतलब हमारे पेड़ों की मसल्स वीक है। थोड़ा सा व्यायाम करके उसको मजबूत कर लो। फिर दोनों पैरों के अंगूठों में मोटा काला धागा, बाजार में काले धागे मिलते हैं, वो बांध लो, या पैरों में तांबे या चांदी के छल्ले पहनो। इससे नाभि बार बार नहीं खसकती। छोटा सा उपाय, छोटे से उपाय हमको करना चाहिए। फिर और क्या उपाय करना है, हमें काफ मसल और थाई मसल्स का अभ्यास करना चाहिए, है ना।
और ये हमेशा ध्यान रखना है, ये बार बार ये लाइन आ रही है, पुरुषों में नाभि लेफ्ट साइड की तरफ चलती है, महिलाओं में राइट साइड की तरफ चलती है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको चेक कर सकते हैं। फिर अगर नाभि खिसके या गोला खिसके को बहुत अधिक समय नहीं हुआ है तो कुछ सामान्य तरीके अपनाने से नाभि जल्दी वापस आ सकती है। यदि किसी की नाभि ताजा ताजा निकली है, परंतु यदि अधिक समय हो गया है तो थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। खुद से लाभ ना हो, कोशिश करना है कि खुद से नाभि बिठा लो, खुद से लाभ नहीं हो तो किसी अनुभवी से नाभि सही करवाना चाहिए। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, ज्योतिष हो या डॉक्टर हो, आप खुद का इलाज नहीं कर पाते, किसी न किसी की राय लेना पड़ती है। तो आपको ये लग रहा है कि आप बने होलिस्टिक हीलर है, आपको बहुत कुछ आता है, पर यदि आप ये लग रहे हो कि आपको नहीं कर पा रहे तो आप किसी से, दूसरे से भी नाभि से करवा सकते हैं। अब किसी अनुभव से वो करवाना है तो मालिश से भी ठीक करवा सकते हैं, पर ये मालिश सामान्य मालिश की तरह नहीं है, इसलिए इसे सब लोग नहीं कर सकते। कुछ लोगों को नाभि की मालिश द्वारा सही जगह लाने का तरीका पता है, उन्हीं से मालिश करवाना है। अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। मैंने कई बार पहलवानों को नाभि बिठाते हुए देखा है, ताकत लगाते हुए देखा है और प्रेशर लगाते हुए देखा है। तो यहाँ ये बहुत सेंसिटिव एरिया है बॉडी का, नाभि के आसपास बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद है हमारे। तो उनको क्या करना है, जिसे मालिश कराना है उसको उसकी टेक्निक पता हो, क्योंकि टेक्निक से ही ठीक हो सकता है। ये ध्यान रखना है, अगर आपकी नाभि खसक गई है तो इस समय भूल कर भी वजन न उठाएं, क्योंकि वजन उठाने से स्थिति और गंभीर हो सकती है। यदि आसपास कोई नहीं है, सामान उठाना भी जरूरी है, तो झटके से न उठाएं। ठीक है, और क्या इलाज है इसका? तो एक पुराना इलाज बताता हूँ, सरल इलाज बताता हूँ। जंपिंग इज आल्सो ए क्योर। कूदना भी इलाज है। जैसे तो क्या करना है, कई बार बड़े बुजुर्ग जो होते हैं नाभि खिसक जाने पे कूदने की सलाह देते हैं। जैसे आपने देखा हो पुराने समय में जो लड़कियां रस्सी कूद के करती थी, तो साइकिल पंजों पे नहीं, सब चीजें क्या करना है, कूदने से भी नाभि अपनी जगह आ जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 फीट ऊंचाई, आप कहेंगे बेड हो या कुर्सी हो, उसे 2-3 बार कूदना होता है। कूदते समय ये ध्यान रखना होता है कि पूरा वजन आपके पंजों पर पड़े, बल्कि आप थोड़ा सा जोर और लगाए पंजों पे, इससे नाभि अपनी जगह आ जाती है। ठीक है, और सरल उपाय मैं आपको बताऊं कि दोनों हाथों की हथेली आपस में मिलाए, खड़े हो जाएं जहां भी आप हैं, दोनों पैर पास पास, और नाभि चेक करें जैसा मैंने बताया। और नाभि जिसकी उंगली छोटी हो उसको, जिसके हाथ में उंगली लंबी हो उस पर रखा और इसको ऐसे झटके देना, मुट्ठी बांध के 8 से 10 बार झटके दे। इस मुट्ठी से 8 से 10 प्रकार झटके से कंधे पे मारना है, कोहनी थोड़ी ऊंची रखना है। ठीक है, अब पुनः उंगली की लंबाई चेक करें, लंबाई का फर्क मिट गया होगा, यानी नाभि अपने स्थान पे आ गई है। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो एक बार फिर से यही क्रिया दोहराएं। पर यहाँ एक चीज में जरूर ऐड करना चाहूंगा, जब भी आप नाभि बिठाते हैं, नाभि बिठाने के बाद भले आपने जंपिंग किया हो, झटके दिए हो, या आपने है ना जो आगे बताया, उसके बाद कुछ खाना जरूरी है, नहीं तो फिर नाभि वापिस खसक जाती है ना, ये ध्यान रखना है। अब और सरल चीजें अपन देखते हैं, क्योंकि है ना, सुबह खाली पेट शवासन में लेट जाए, मतलब पीठ के बल लेट जाए, और दोनों पैरे पास में रखें, खुंदा रखें, हथेलियां जमीन पर रखें, और दोनों पैरों को धीरे धीरे एक साथ ऊपर उठाएं, और धीरे धीरे उठाते हुए 45 डिग्री तक ले आए, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाए, झटका नहीं। इसको दोनों पैरों को उठाना बहुत आसान है, छोड़ते समय जर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जर्क कहीं ना कहीं, इसे 3 बार करें, नाभि सही स्थान पे आ जाएगी। इस आसन को बोलते हैं उत्तान पादासन। बहुत सुंदर आसन है ना? और ये
नाभि का जब भी जिक्र आता है सबसे पहले ये आसन। दूसरा आसन, इसी स्थिति में लेटे रहे शवासन में ही। फिर सुबह खाली पेट शवासन में लेट के दोनों पैर लंबे, एक पैर को मोड़े और दोनों हाथ से जिस पैर को मोड़ा है उस पैर को पकड़ ले। दूसरा पैर सीधा ही रखे, जैसे शिशु छोटा बच्चा अपने पैर को पकड़कर पैर का अंगूठा मुंह में डालने का प्रयास करता है, उसी प्रकार पकड़ना है। अब हमको मुंह में नहीं डालना है, हमको अंगूठे को नाक के पास, नाक से अड़ाने की कोशिश करना है और सिर थोड़ा सा उठा लेना है। अब धीरे धीरे पैर को सीधा करना है। ये योगासन है ना। पाद गुष्ठासन, पैर के अंगूठे को नाक को टच करना है। एक पैर से कर लिया, इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराओ। इस प्रकार दोनों पैर से 3-3 बार यदि हम करें, फिर दोनों पैर को एक साथ मोड़े, दोनों पैरों को एक साथ और दोनों अंगूठों को लगाने की कोशिश करें, नाभि अपनी सही जगह आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही यदि हम 40 दिन लगातार 20 से 30 मिनट वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा, इसको आप यदि पढ़ेंगे तो कई प्रकार के ब्लॉकेज खत्म कर देती है। बहुत अच्छी मुद्रा है ना। ये मुद्रा हमको लगाना है दोनों हाथ में 20 से 30 मिनट, ये ध्यान रखना है। हथेली यहाँ आकाश की ओर है और 10 मिनट के लिए अपान वायु मुद्रा। वायु मुद्रा तो आपने समझ ली। अब वायु मुद्रा के साथ ही अगर ये दोनों टच कर दिए है ना, ये इनको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। ये 10 मिनट करना है। अपान वायु मुद्रा मतलब सारी सफाई का है ना। अपान वायु भी ठीक कर देगी है ना, और अवायु भी ठीक कर देगी। इससे वात रोग, गठिया, जोड़ों का दर्द, पार्किंसंस, लकवा, चेहरे का लकवा, हार्ट डिसीज, बीपी वगैरह कई बीमारियों में आराम मिलता है। उनको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ठीक है। इसको अपन एक पिक्चर के रूप में देखते हैं मुद्रा के बारे में। तो अभी हमने जो तरीके देखे, सारे तरीके वो हैं जो हमको अपनाना चाहिए। तो ये जो तरीका है वायु मुद्रा, वायु मुद्रा आप देख पा रहे हैं। फिर है अपान वायु मुद्रा। फिर एक जो आएगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इसको यदि हम दबाते हैं तो फिर जो पिंडलियों वाला पॉइंट आ रहा है, ये जो हमारी पिंडलियां हैं जो अपन ये देख पा रहे हैं, ये पिंडलियों वाला पॉइंट। फिर नाभि भी लोटा लगाने, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पंप के बारे में बात करेंगे है ना। फिर हम बात करेंगे सर्जिकल पंप की, नाभि को लोटा लगाने की। और ये सब चीजें जो इसका वर्कशॉप होता है उसमें इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिर ये जो है काला धागा बांधने की व्यवस्था, हमको इन चीजों को देखना पड़ेगा। अब पैरों को लंबा किया और एड़ी पंजे मिला है। जो छोटा है जैसे मान लो ये पोजीशन, तो जो छोटा है उसको आगे दबाना है, वापस लाना है, आगे दबाना है, पीछे लाना है। जो बड़ा है उसको पीछे ले जाना है, दबाना है, पीछे ले जाना है, दबाना है। इसलिए जब आप देखोगे जो हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हम दोनों पैरों को आगे, दोनों पैरों को पीछे ले जाने की, तो ये नाभि को मजबूत करने का ही एक तरीका होता है ना। फिर अंगूठा पकड़ के नाभि को बैठाना, जब अपन वर्कशॉप में समझेंगे जब इसको देखेंगे, एड़ी पे मुक्का मार के बिठाना। ये वर्कशॉप का विषय, पर अपन अन्य तरीके भी समझ लेते हैं। आहार विहार और अन्य विधियों द्वारा नाभि को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर नाभि ताजा ही टली हो तो धागे की बत्ती बना के नाक के अंदर डालने, इससे जो छींक आएगी, तो इससे नाभि अपने स्थान पे आ जाएगी। पर ध्यान रखना, यदि नाभि ताजा टली हो तो ज्यादा दिन पुरानी होगी तो तकलीफ दे सकती है। नाभि पे लोटा लगाना भी एक तरीका है। एक मिट्टी की पोटली बना के उसमें बत्ती लगाते हैं लोटे पे और ऊपर से लोटा रखते हैं, तो अंदर वैक्यूम होता है। लोटे को निकालने का तरीका होता है, जिससे अपने ये लोटा लगाया, यहाँ लोटे को नहीं खींचना, यहाँ हाथ डालेंगे, एयर अंदर आ जाएगी तो
लोटा अपने आप छूट जाता है। ये भी वर्कशॉप में आप देखेंगे। सिंपल सा तरीका है, घरेलू उद्यम समझे। नाभि के ऊपर घड़ा, घड़ा मतलब छोटा घड़ा, इसमें 3-4 लीटर पानी आ जाए, पानी भर के अपन नाभि पे रखते हैं। कुकर में पानी भर के रख लें 10 मिनट, इससे भी नाभि सेट होती है। और उसके बाद कुछ खाने का ले लें, क्योंकि भोजन बहुत जरूरी है। नाभि पे पंप लगाना, क्या होता है जब हमारे पास लोटा लगाने की व्यवस्था नहीं है, तो आजकल ये पंप बाजार में आने लगे, हर जगह अवेलेबल है। तो क्या करना है, पेट नाभि के आसपास तेल लगाना है, तेल लगा के पंप को रखना है, पंप को रख के इसको दबा के ऐसा छोड़ देना है, तो ये अंदर पूरा वैक्यूम आएगा। जब इसको निकालना है, इसको खींचने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे ऐसा वो करेंगे तो अंदर चल के ये वहां से हट जाएगा। अब यदि सेल्फ करना है, तो ये सर्जिकल पंप है, सर्जिकल पंप है ना, ये ठीक वही एड्रेस में अपने देखा है वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप उसको नाभि पे लगाया, नाभि पे लगा के इससे सक किया, तो ये पंप नाभि के आसपास चिपक जाएगा। फिर यदि ढीला पड़ रहा है तो फिर दबा लो। ये हमको 10 से 15, हाँ, पर इतना नहीं खींचना कि पेट की आंतें खिंचा जाए, क्योंकि ये खुद को मालूम पड़ेगा। हम क्या करते, ये तो हमने लगाया, पंप किसी और के हाथ में दे रहे, तो वो नहीं मालूम पड़ता कि प्रेशर कितना आ रहा है। फिर ये इसका वो है, इससे उसको रिलीज कर दिया, ये चीजें। फिर बॉल आती है, जो प्लास्टिक की बॉल आती है, उल्टा लेटो और नाभि के नीचे प्लास्टिक बॉल रख लो। यदि हम मोटापा है तो, मोटापा नहीं, दुबले पतले, टेनिस की बॉल रख लो, और ज्यादा दुबले हैं स्पंज की बॉल रख के उल्टा 10 से 15 मिनट लेट जाओ, उससे भी नाभि बैठती है। फिर नाभि का स्पंदन देख के, स्पंदन मतलब धड़कन देख के, है ना, अगर नाभि को केंद्र की तरफ धकेलना, पर ये हमेशा जानकार व्यक्ति से ही करवाना है। फिर दोनों पैरों में चांदी के कड़े, तांबे के कड़े या काला धागा बांध लो, ये चीजें है ना। ये हथेली पे, इसको उल्टी वाला पॉइंट बोलेंगे। किसी को यदि वोमिटिंग ज्यादा आती है तो ये नाभि बिठाने का भी ये तुरंत, ये नाभि का पॉइंट है, यहाँ पे अपन दबा सकते हैं, सोलर पॉइंट जिसको बोलते हैं। वीडियो में पॉइंट अपन ने देखा, अपन ने समझा, नाभि खिसकने से, नाभि शरीर का केंद्र है, शरीर की 72,000 नस नाड़ियों को कंट्रोल कर रहा है। नाभि अपने किसी स्थान से खसक जाती है, खसक जाती मतलब ये नहीं इंदौर से उज्जैन चली जाती, नाम मात्र भी खसक जाती है, उसको खसकना है ना। नाभि खसक गई मतलब नहीं कि 3-4 इंच दूर चली गई, है ना। हाँ, फिर नाभि खिसकना रोगों का घर है, नाभि खिसकने की दिशा पकड़ना है, और पैरों के अंगूठे में काला धागा बांधना है। ये चीज हमने वो कर दिया। अब यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, तो ट्रीटमेंट के इसमें आंवला पाउडर बाजार में मिलता है, और अदरक का रस की पोटली बना के यदि नाभि पे 2 घंटे के लिए बांध दिया जाए, दिन में 2 बार 3 दिन, नाभि अपनी जगह आ जाती है। गुड़ और सौंफ, गुड़ और सौंफ का प्रयोग इतना अच्छा है कि इसके लिए 50 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम सौंफ मिलाए, सुबह खाली पेट अच्छी तरीके से चबा के खा ले। ऐसा 3 दिन करें, इस उपाय से 2 से 3 दिन में नाभि अपनी जगह आ जाती है। बहुत अच्छा प्रयोग है। अब और अच्छे प्रयोग की तरफ जाए, क्योंकि आप लोगों की जिज्ञासा, आप लोगों ने जो इसको समझा है, और बहुत लोगों ने इसको अपनाया है, तो मेरी इच्छा है कि इसको आप लोगों तक और पहुंचाऊं। तो नाभि पे वाइन और तेल लगाने के तरीके और फायदे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनके बेनिफिट क्या है। तो अगर आप प्रतिदिन रात को सोने से पहले नाभि पे शराब लगा के सोते हैं, नाभि पे शराब लगा के सोते हैं, तो आपकी एड़ियां नहीं फटेगी। यदि आपका पेट में बहुत दर्द होता है और आप इस तरीके को अपनाएंगे, तो पेट दर्द में भी फायदा होगा। नाभि पे वाइन लगाने से आंखों में ठंडक होती है, क्योंकि शराब में विटामिन ए होता है, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो हमें ध्यान रखना है वाइन लगाने से। जुकाम, है ना, अगर 12 महीने जुकाम की शिकायत है, तो आपको बस इतना करना है कि रुई के
पोहे को अल्कोहल में डुबाना है, हल्का सा मिचो के नाभि पे लगा दो। ये सर्दी और जुकाम की अचूक दवा है। वो जिन जिन लोगों ने नाभि के वर्कशॉप अटेंड की है उन लोगों ने तो इसके चमत्कारी रिजल्ट लिए हुए है ना। इससे पुराना जुकाम भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो शराब लगाना कैसे है ना, हाउ टू अप्लाई वाइन ऑन अवर लेवल। तो यहाँ एक ध्यान रखना है, कट बड़ा लेना है। जनरली जो हम महिला मात्र शक्ति रुई के कटन पैड आते हैं छोटे छोटे से, जो पार्लर वगैरह में उपयोग करते हैं, इसे भी ले सकते हैं, रुई भी ले सकते हैं। उसको शराब में भिगोते हैं और उसको हल्का मिचो के नाभि के ऊपर 20 मिनट तक रखे। यदि आपके नाभि की चारों तरफ कट या दाने हैं तो आपका शराब का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इससे आपको जलन हो सकती है। तो यदि आपको नाभि में शराब लगने से जलन हो रही है तो आप शराब नहीं रखें, फिर तेल अप्लाई करेंगे, है ना। ये चीजें हमेशा ध्यान रखना है। और नाभि में पिनिंग नहीं करवाना है। नाभि बहुत सेंसिटिव एरिया, आजकल आदमी पता नहीं यहाँ पिनिंग नहीं, यहाँ पिनिंग, यहाँ पे क्या है ना, तो कहीं ना कहीं विकार का नाभि का ध्यान रखना है। विशेष ध्यान रखना है, आपकी त्वचा अगर सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और आपको अल्कोहल की, शराब की गंध से एलर्जी है, तो भी शराब का प्रयोग न करें। कई लोगों को क्या होता है, कोई अरे बहुत बदबू आ रही शराब, इसका मतलब उनको शराब से एलर्जी है, तो वह शराब की जगह हम तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नाभि पे तेल लगाने के फायदे मजा है, बहुत मजा है। क्यों? क्योंकि एक ये औषधि विहीन चिकित्सा पद्धति है। औषधि विहीन चिकित्सा पद्धति होने से नाभि में तेल लगाने से हमारी नाभि को मालूम रहता है कि कौन सी रक्त वाहिनी सूख रही है, इसलिए उसी धमनी में तेल को प्रभावित कर देता है। और शरीर का ये हिस्सा है, ये पार्ट है, कई लोग इसके चमत्कार से अभी अनभिज्ञ है, उनको पता ही नहीं कि उनको क्या नहीं पता है, इतना बढ़िया काम करती है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी दो व्यक्ति की नाभि एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति का नाभि का आकार प्रकार, नाभि में उपस्थित बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं। नाभि के असंख्य बैक्टीरिया स्वास्थ्य का सूचक है, गुड बैक्टीरिया है, परंतु रोगों के कारण, नाभि में फंगस के कारण इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए क्या करना है, जोजोबा, कुसुम है, ग्रेप सीड है ना, इन जो इस टाइप के जो तेल है, इसको रुई में लगा के नाभि में लगाएं और धीरे धीरे मेल को साफ करें। नाभि में मौजूद मेल के कारण बैक्टीरिया, फंगस पनपने की संभावना होती है, कोई भी संक्रमण बढ़ सकता है। नाभि में तेल कैसे लगाना है? बहुत सिंपल तरीका है। नाभि के अंदर और उसके आसपास कुछ तेल की बूंद डालें, ड्रॉपर ले लें। आप चाहे तो रुई में तेल लगाकर भी नाभि के अंदर तेल लगा सकते हैं। इसे आप कम से कम 20 मिनट तक लगा रहने दें। और मैं तो हमेशा बोलूंगा, नाभि में तेल डालो, नाभि के आसपास हल्की से हाथ से तेल की मालिश कर दो, आपकी फैक्ट्रिया चालू हो जाएगी। नाभि में तेल लगाने के फायदे क्या है और क्यों फायदे, इसके लिए बहुत सुंदर चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाभि के पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, शरीर में कई नसों, ऊतकों और अंगों से जुड़ी हुई है डायरेक्टली। पिट्यूटरी ग्लैंड काफी ज्यादा शक्तिशाली भी होती है। नाभि पे तेल लगाने से पिट्यूटरी ग्लैंड के तेल को एब्जॉर्ब करने से हमारे अंदर मेंटल और फिजिकल आपको अच्छा लगता है। इसके साथ ही आंखों की रोशनी बढ़ाने में, तनाव को दूर करने में और पाचन को सुधार लाने में लाभ नाभि को तेल लगाने से मिलता है ना। बहुत अच्छी चीज है। हर रात सोने से पहले आप यदि 2 बूंद तेल की नाभि में डालते हैं तो आपकी सेहत में आश्चर्यजनक फायदा होता है। ये स्किन को, फर्टिलिटी को, आंखों को, मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी है ना। हमारे प्रजनन अंगों को भी मजबूत करती है। नाभि में तेल लगाने से फटे हुए होंठ गुलाबी हो जाते हैं और शरीर के किसी भी भाग की स्वेलिंग हो तो समस्या खत्म हो जाती है। आंखों में जलन, खुजली और ड्राइनेस भी ठीक करता है। मैंने कई चमत्कार देखे। नाभि पर सरसों का तेल लगाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है, पेट का दर्द कम होता है ना, फूड पॉइजनिंग, निकली है ना, इस सब में फायदा होता है।
अगर आपके स्किन में कहीं दाग धब्बे हो तो नीम का तेल लगाएं। नीम का तेल बाजार में मिलता है, डाबर भर लो। नाभि में लेमन ऑयल लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। मुहासों की समस्या से आप परेशान है तो नीम का तेल नाभि में लगा के और आसपास थोड़ी सी मालिश कर लो तो आपके पिंपल्स वगैरह में फायदा हो। फिर जो शुद्ध घी, गाय के शुद्ध घी में यदि हम ये लगाते हैं तो किसी भी प्रकार की सूजन, घुटने का दर्द, आंखों की जलन, खुजली, सूखापन और बहुत सारी फिजिकल वीकनेस दूर हो जाती है शुद्ध घी लगाने से। इतना चमत्कार है। मैं तो शुद्ध घी हमेशा बोलता हूँ नाभि में भी लगाओ, नाक में भी लगाओ, तो आपको मेंटल भी बहुत आनंद मिलेगा। रात को सोते समय नाभि पर देशी घी, नीम का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, नारियल जैतून का तेल, ये लगाने से चमत्कारिक फायदे होते हैं। स्किन अच्छी होती है और रोग ही नहीं आते। इम्यूनिटी जिनकी हमने बात की थी वो मजबूत हो जाती है। अगर आपके शरीर में कंपन है, जोड़ों का दर्द है, स्किन ड्राई रहती है, तो आपको सोने से पहले 5-7 बूंद राई या सरसों का तेल नाभि में डालें और इसे 1.5 इंच तक फैला दें और उसको यदि आनंद लेते हैं तो फायदा होता है। जैसा कि बता ही चुका हूँ, पिंपल्स के लिए नीम का तेल। अब नाभि पे चंदन, गुलाब या मोगरा का इत्र लगाने से, नाभि पर नहीं, नाभि के आसपास। नाभि पर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नाभि बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसमें कई गुड बैक्टीरिया होते हैं और जो भी हम इत्र लगाते हैं कहीं ना कहीं वो केमिकल है, वो नुकसान कर सकता है। तो नाभि के आसपास यदि हम चंदन, गुलाब या मोगरा का लगाते हैं तो हमारी सही सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। और चंदन और मोगरा, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, नींद कम आती है, माइग्रेन है, सिर दर्द है, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा। नाभि के परसेंट लगाने के, इत्र लगाने के फायदे आपको यदि मालूम पड़ जाए ना, तो आप भी आपको अपने दिनचर्या में निश्चित शामिल करने में हम आपको ये बताना है कि शुक्र ग्रह इत्र से जुड़ा है, प्राचीन उपाय है। आपको न केवल धन ऐश्वर्य से जुड़े फायदे होंगे बल्कि हेल्थ में भी लाभ होगा। नाभि में सरसों के तेल के बारे में अपन देख ही चुके हैं, फायदे ही फायदे। फिर नाभि को गंदा होने से बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसे बचाने के लिए, नाभि की नमी बनाने के लिए सरसों का तेल, जब कोई चीज नहीं मौजूद हो तो सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते, करना चाहिए, है ना। ये चीजें हैं। हाँ, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या शिशु को, एक सवाल आ रहा है आपकी तरफ से कि क्या शिशु को नाभि के तेल में, नाभि में तेल डालना सुरक्षित है? जो न्यूली बोर्न बेबी है उसमें नाभि में तेल बिल्कुल नहीं डालना चाहिए जब तक कि उस शिशु का नाभि का ठूठ सूख कर गिर न जाए। नाभि में तेल डालने से उसमें धूल मिट्टी चिपकेगी, मेल जमा हो जाएगा, इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो शिशु की नाभि में संक्रमण की नजर रखें, है ना। फिर मेंसेस और प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, मातृशक्ति के लिए मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि मातृशक्ति के साथ मेंसेस आना, है ना, फिर उनको हार्मोनल चेंजेस एज के साथ साथ बढ़ जाते हैं, इससे उनका मूड और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इन सब समस्या से निपटने के लिए नाभि पे रुई के फूल में यदि ब्रांडी में भिगो के वो नाभि पे लगाए तो उससे आराम मिलता है, स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होती है और हार्मोन का डिसबैलेंस सुधरता है और कंसीव करने में भी आसानी होती है। आपको बता दें कि नाभि सीधे सीधे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जुड़ी हुई है, एक, है ना। तो इसको हमको उपयोग करना चाहिए। नाभि में पुरुषों को भी नाभि में तेल लगाना चाहिए क्योंकि पुरुषों के भी शुक्राणु में वृद्धि होती है, सुरक्षा होती है ना। प्रजनन क्षमता बढ़ाना है, किसी को फर्टिलिटी की चैलेंज है तो नाभि के ऊपर यदि कोकोनट ऑयल और ओलिव ऑयल समान मात्रा में लगाते हैं, मालिश करते हैं तो उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। ऐसे ही यदि घी और नारियल का तेल, शुद्ध जल नारियल का तेल समान मात्रा में नाभि में लगाते हैं तो आंखों का ड्राइनेस खत्म होता है। तो समय भाग रहा है, सेशन भी इंपॉर्टेंट। तो
आखिरी के 2 मिनट, है ना? तो हम ये जानते हैं कि कौन सा तेल लगाने से कौन सा चीज ठीक होगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं नारियल के तेल, जैतून का तेल मीन्स कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। स्किन को चमकदार करेगा, फर्टिलिटी बढ़ाएगा, हृदय क्षमता को। प्योर घी और कोकोनट ऑयल, ये आंखों को शुष्क होना, नजर कमजोर होना। हाँ, पर यहाँ यदि हमको शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो शुद्ध घी वापरना है। डालडा घी कहीं उपयोग नहीं करना, ना खाने में ना लगाने में। नीम का तेल, नीम ऑयल, पेट में यदि वम्स हो गई, वम्स हो रहे हैं, है ना, पेट में दर्द है, मरोड़ है, डायबिटीज है, स्किन डल हो रही है, तो नीम का तेल लगाना है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, रिंकल्स यदि हो रहे हैं, होंठ फट रहे हैं, पेट संबंधी विकार है, स्वेलिंग है बॉडी में कहीं भी, तो हम इसको लगा सकते हैं। बादाम का तेल, बादाम का रोगन बादाम यदि हम लगाते हैं तो चेहरे के रंगत, मस्तिष्क रोग, इसमें करना है। गुलाब जल यदि प्योर वो मिलता है प्योर, मैं तो गुलाब जल रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर यदि आपको जो शुद्ध गुलाब जल मिलता है तो चेहरे के दाग धब्बे मिटते हैं, कालापन मिटता है। घी स्किन को शाइनिंग लाता है, तो नाभि पे घी लगा सकते हैं। मक्खन लगाना तो जरूरी है ना, क्योंकि बिना मक्खन लगाए तो कोई काम होता नहीं है। यदि स्किन आपकी हार्ड हो रही हो, बॉडी की स्किन हार्ड हो रही है, तो आप यदि बटर लगाते हैं फायदा है। हींग पानी, वाह, बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे किसी भी दादा नाना से पूछते हैं कि बच्चे का पेट बहुत दुख रहा है, वो बोलते हैं कि एक चम्मच दूध लो, उसमें हींग मिला लो, या पानी में हींग मिला के नाभि के आसपास। तो हींग पानी चमत्कारिक। हींग पानी में एक ही ध्यान रखना है, नाभि में नहीं लगाना है, नाभि के आसपास लगाना है। शहद, पिंपल्स, रूखापन है तो वो ठीक करता है। दही, जैसा मैंने बताया, यदि बहुत ज्यादा दस्त लग रहे हैं और रुक नहीं रहे, तो चमत्कारिक इलाज है। विक्स, एसिडिटी हो रही हो तो नाभि के अंदर विक्स अंदर नाभि में भर दे, 20 मिनट बाद नाभि को कॉटन से साफ कर ले, एसिडिटी में आराम पड़ेगा। लू, जो कि अभी लगना नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम चला गया है, फिर भी यदि मान लो लू जैसा होता है तो उसका भी इलाज, नाभि के ऊपर नमक की डलियां रख के ऊपर से पानी डालेंगे तो लू में आराम लगता है। अब जाते जाते एक बहुत अच्छी चीज भी बताना जरूरी है कि नाभि पे यदि बर्फ की मालिश करनी, बर्फ का आइस क्यूब लिया, नाभि के आसपास घुमा लिया, नाभि के अंदर नाभि के आसपास घुमा लिया, तो नाभि, पेट की गर्मी ठीक हो जाएगी, नाभि अपने स्थान पे आ जाएगी। कितना सरल इलाज है। नाभि के आसपास सेंट लगाने से सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, भाग्य सुधरता है। ये चीजें हमको करना पड़ेगी। आप लोगों से बात करके मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें होती है, मैं अपना नॉलेज भी बढ़ाता रहता हूँ। फिर भी आपको इसमें लगता है इसमें कोई और सुधार की जरूरत है, आप अपनी राय जरूर दें। और ये जो पुस्तक, इसमें जो निचोड़ दिया है, जो ये हमारे वर्कशॉप होते हैं, लगातार वर्कशॉप होते हैं, मैं जो पूरी टीम वर्कशॉप में लगी हुई है, उसको हमको फायदा लेना है, और जितना लोगों को फायदा पहुंचाएंगे उनको फायदा मिलेगा। तो आज ये विराम लेता हूँ, फिर अपन पुनः नए सेशन में और नए विषय के साथ फेसबुक लाइव विद डॉक्टर मयंक पुरवाल 5 PM अपन मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।